हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट एक सूचना है, वो ये है कि आज मैंने आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्लास दी थी सुबह लगभग 10 से 10:30 बजे के बीच में, लेकिन वो नोटिफिकेशन शायद आप तक नहीं पहुंचा होगा। तो उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन भी और उसके कॉन्सेप्ट भी। जो आज की क्लास थी वो काफ़ी बेहतर थी, उसमें बहुत कुछ सीखना है आपको। यदि आपको भी ज़रूरत है उसकी तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देख के पढ़ लीजिएगा। मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। चूँकि उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचा होगा, इसलिए मैंने ये सूचना इस वीडियो में भी दे दी है आपको। आइए अब हम शुरू करने वाले हैं अभी के टॉपिक में, जनरल अवेयरनेस, जो आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम फिर से आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक ले आए हैं, जहाँ से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं। यकीन मानिए, जितना अगर आपको मटेरियल दिया गया है, जनरल अवेयरनेस हो या कोई भी, अगर आप इतना पढ़ के जाएंगे तो आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में आपको जनरल अवेयरनेस हो या अदर जो भी है उससे रिलेटेड प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। और मैंने हमेशा कहा है, सिर्फ इसी पे तो रहना नहीं है, आपने खुद से भी पढ़ा होगा तो बेहतर होगा सब कुछ। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे एरियाज़ हैं जहाँ से प्रश्न मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं। पहले पॉलिटी की बात करेंगे। देखिए, जो भारतीय संविधान है, संवैधानिक विकास भारत का कैसे होता चला गया, कौन कौन से हमारे एक्ट आए हैं, उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आज का यही है, इसको समझते चलिएगा। आइए देखिएगा, पहला है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पूछा जाएगा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना किस एक्ट के थ्रू की गई थी। ऑप्शन देगा 1773, 1873, 1973, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? 1773। ठीक है। 1773 में जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। आगे देखेंगे, और जो 1813 का चार्टर्ड एक्ट था उसमें क्या खास बात थी, आइए देख लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार के लिए एकाधिकार था उसको समाप्त किस चार्टर्ड एक्ट में किया गया था? तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट में किया गया था। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। 1833 का चार्टर्ड एक्ट क्या है और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। पूछा जाएगा किस चार्टर्ड एक्ट के तहत जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। तो याद होना चाहिए 1833 में के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा भारतीयों को योग्यता के आधार पर पहली बार कंपनी में नौकरी देने की बात किस चार्टर्ड एक्ट में आई थी? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट में आई थी। नेक्स्ट, 1853 का चार्टर्ड एक्ट क्या कहलाता है? खुली प्रतियोगी परीक्षाओं का आरंभ। सबसे पहले जो है खुली प्रतियोगी परीक्षा जो होने लगी, मतलब सबसे पहले जब परीक्षाएं शुरू हुई, प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे अभी आप यूपीएससी की परीक्षा देखते हैं उस समय में, तो कब हुआ था, किस चार्टर्ड एक्ट में ये बात हुई थी? तो 1853 में हुई थी। 1858 को देखेंगे, 1858 के चार्टर्ड एक्ट में क्या बात हुई थी? तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है केवल सभी में कि जिस चार्टर्ड एक्ट में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही मेंशन है, इतना ही आपको पढ़ना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई थी। पूछा जाएगा किसमें? तो 1858 के चार्टर्ड एक्ट में। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन को चला गया था और गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, स्टार बना लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा कि कब जो है किस चार्टर्ड एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल की जो उपाधि थी उसको समाप्त करके वायसराय जो है बनाया गया था। तो वो था 1858 का। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय पूछा जाए प्रथम तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है 1909 का एक्ट। 1909 का एक्ट किस नाम से प्रसिद्ध है? तो माल्ले मिंटो सुधार। ठीक है, माल्ले मिंटो सुधार, ये सचिव थे, उन्हीं के नाम पर ही ये है, माल्ले मिंटो सुधार। और इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी देखिएगा। जातियों, वर्गों और हितों के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। पहली बार जो है जाति वर्ग के हित के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था माल्ले मिंटो सुधार में यानी 1909 के एक्ट में की गई थी। और उसमें क्या काम किया गया था? इसमें संसदीय शासन व्यवस्था का पहली बार परिचय किया गया था। पहली बार संसदीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया था। 1919 का जो है भारत सरकार कानून जो है वो किस नाम से फेमस है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून। आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून कब आया? ऑप्शन देगा 1919, 1819, 1920, इसमें से कोई नहीं। तो 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड।
आइए देखिए इसमें क्या बेहतर चीज़ें हुई थी। तो प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी। प्रांतों में जो है द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। 1930 में क्या हुआ था, तो 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई उसमें क्या चीज़ें थी देखेंगे। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत या किस सन में पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत या किस सन में जो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो लागू करने को बोलेंगे तो 1919, और कब समाप्त किया गया तो 1930 में। देख सकते हैं आप यहाँ पे है, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाए, प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए और बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। भारत को बर्मा से अलग कब करने की बात कही गई थी, तो 1930 के साइमन कमीशन रिपोर्ट में। भारत का 1935 का जो कानून है बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान जो बनाया गया है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो उसके अनुच्छेद बनाए गए हैं या उसमें कुछ जो भी बातें लिखी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है 1935 के अधिनियम से सेम टू सेम अभी भी उसमें उतार ली गई हैं, कह सकते हैं कॉपी कर ली गई हैं। कुछ चीज़ों में बाद में बदलाव किया गया, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें 1935 की ही हैं। इसमें खास बात क्या थी, तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई, संघीय न्यायालय की बात की गई और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई। इसमें क्या किया गया, केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे 1940 का अगस्त प्रस्ताव। 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें क्या है, तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हुआ था। नेक्स्ट है 1942 का कृषि योजना। 1942 का जो कृषि योजना है इसमें क्या चीज़ें हुई थी, तो इसमें हुआ था उपनिवेश का पूर्ण दर्जा समाप्त, एक भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। मतलब उपनिवेशवाद का पूर्ण दर्जा समाप्त कर दिया गया और भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। शीघ्र औपनिवेशिक स्वराज की मांग की अस्वीकृति हुई थी 1942 में। नेक्स्ट है 1942 का CR फार्मूला क्या था। CR फार्मूला होता क्या है, आइए देखेंगे। आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी, ठीक है। CR दास को ही CR उन्होंने ये फार्मूला लाया था, इसे CR फार्मूले के नाम से यह है कि आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट है 1945 का वेवेल योजना। कुछ योजनाएं मेन जो उस टाइम में वायसराय कह लीजिए या जो लोग थे उन्हीं के नाम पर ही है, या जो उसमें मेन हेड थे, तो उसी के लिए वेवेल के नाम पर ही इस योजना का नाम भी रखा गया, जिसको शिमला सम्मेलन भी कहते हैं। तो वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया और भारत की सुरक्षा का दायित्व वायसराय पर दिया गया। भारत की सुरक्षा का दायित्व जो है वायसराय पर कब दिया गया, किस सम्मेलन में ये बात कही गई, तो शिमला सम्मेलन में। नेक्स्ट 1946 का कैबिनेट मिशन योजना कब आया था, तो पूछा जाए कैबिनेट मिशन कब आया, तो 1946 में। क्या बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी, तो पहला तो ये था कि भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए। दूसरा था प्रांतों को 3 समूहों में बांटा जाएगा और पाकिस्तान के निर्माण की मांग की अस्वीकृति थी कैबिनेट मिशन में। 1947 भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है उसमें क्या बातें कही गई, तो इम्पॉर्टेंट था कि भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्यों की स्थापना हुई और ब्रिटिश सरकार का देशी राज्यों पर से सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई। मतलब अंग्रेजों का कुल मिला के यहाँ से मतलब देशी जो भी राज्य थे सब में सर्वोच्चता उनकी समाप्त कर ली गई थी। जो लीडरशिप थी सब कुछ हट गया था 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। तो ये तो रहे इम्पॉर्टेंट फैक्ट अभी जो हमने देखे कि जितने भी हमारे संवैधानिक हुए हैं, अधिकार बनाए गए या किस क्रम में चले हैं और किस किस एक्ट में क्या इम्पोर्टेंट बात रही है, इसमें से प्रश्न ज़रूर रिपीट होते हैं, इसको अच्छे से याद करेंगे। अब दूसरे पॉइंट पर आइए और हम देखते हैं क्या है। हम पढ़ने वाले यहाँ पे पदार्थ एवं व्यापारिक नाम। व्यापारिक का नाम मतलब ये है कि कुछ ऐसे व्यापारिक नाम होते हैं कि उस नाम से आपको मार्केट में या व्यापार होते हैं आपको मिल जाएंगे, और इसको रासायनिक नाम भी आप कह सकते हैं। जैसे डायरेक्ट पूछा जाता है साधारण नमक। साधारण नमक को बोलते क्या हैं, तो कहते हैं सोडियम क्लोराइड। जो आप खाने वाला नमक होता है, जो हम लोग नमक खाते हैं, वही ये सोडियम क्लोराइड NaCl इसका फॉर्मूला होता है। धोवन सोडा मतलब धोवन सोडा है, ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। कभी कभी धोवन सोडा ना देके डायरेक्ट देगा सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है उसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसके नाम डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है। नौसादर
नौसादर क्या है, तो अमोनियम क्लोराइड है। चूने का जो पानी होता है उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। शोरा, शोरा को क्या कहेंगे, तो पोटेशियम नाइट्रेट कहेंगे। KNO3 होता है, पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। मतलब सभी जितने हमारे तत्व हैं सभी का एक प्रतीक चिन्ह होता है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी। तो पोटेशियम जो होता है उसको K से लिखते हैं, इसलिए पोटेशियम नाइट्रेट है तो NO3 हो गया। और लॉफिंग गैस, जो हंसने वाली गैस होती है, उसको क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है N2O। शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहेंगे। हरा कसीस, हरा कसीस को क्या कहते हैं, तो फेरस सल्फेट कहते हैं। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FeSO4.H2O। H2O तो जल का होता है, तो उसमें ऐड करेंगे तो आपका फेरस सल्फेट बनेगा। जिप्सम, जिप्सम को क्या कहते हैं, तो जिप्सम को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए जो साइंस का सेक्शन है आपके जनरल अवेयरनेस में, और ऐसे अभ्यर्थी जो कि उनके रिलेवेंट सब्जेक्ट में जनरल साइंस आएगी तो उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सेक्शन जो अभी आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है गैलेना, गैलेना को क्या कहते हैं, तो लेड सल्फाइड कहते हैं। इसको PbS से डिनोट करते हैं। लेड, लेड मतलब जो शीशा है उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Pb होता है। नेक्स्ट है सुहागा, सुहागा को कहते हैं बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, तो Na2B4O7.10H2O। नेक्स्ट है चौक, जो चौक आप लिखते हैं उसी को कहा जा रहा है, बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था वही है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। लाल सिंदूर को क्या कहते हैं, लेड परऑक्साइड कहते हैं, Pb3O4। ठीक है। सिलिका, सिलिका को क्या कहते हैं, तो सिलिकन ऑक्साइड कहते हैं, SiO इसका फॉर्मूला होता है। चूने का पत्थर, जो चूने का पत्थर होता है उसे क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। संगमरमर, जो संगमरमर पत्थर होता है, संगमरमर को व्यापारिक भाषा में क्या कहते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे। भारी जल को क्या कहते हैं, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, फॉर्मूला D2O। D2O क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। सिरका, सिरका क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का तनु घोल होता है। वैसे तो जो एसिटिक एसिड होती है सिरका को सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो होता है, H2SO4 इस नाम से भी आपको मिल जाता है मार्केट में। मार्श गैस क्या होती है, तो मीथेन होती है, CH4 होता है। यूरिया, यूरिया क्या होती है, तो इसको कहते हैं कार्बामाइड, NH2CONS3। यूरिया खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। नीला कशिश क्या है, तो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को नीला कशिश कहते हैं। तो ये जो टॉपिक आपने पढ़ी, कुछ फॉर्मूले जो है आपको अगर ये जो नहीं भी याद हो रहे हैं तो उसके आपको व्यापारिक नाम तो पता होने ही चाहिए कि इसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए अगले पॉइंट पे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रमुख विटामिन और विटामिन के रासायनिक नाम। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, साइंस के सेगमेंट में भी मिलते हैं और जनरल अवेयरनेस में अगर देखा जाए तो वहाँ भी मिलेगा आपको। अगर आपको इसके खोज का ईयर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको खुद कह देती हूँ कि वो याद होना चाहिए। जैसे विटामिन का रासायनिक नाम याद होना चाहिए। कौन कौन से, जैसे विटामिन ए का क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का थायमिन, और विटामिन B2 का क्या होता है, तो राइबोफ्लोविन होता है। देखिए इसमें तो आपको जैसे B1, B2, B3 ये तो दिया ही है। इम्पोर्टेंट जो है जिसको मैं मार्क कर रही हूँ ये तो 100% याद कर लीजिएगा। अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि ये B1 वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं पूरे बी के, विटामिन बी के, वो पूरे याद हों। तो देखेंगे विटामिन ए का क्या होता है, तो रेटिनॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। विटामिन B1 का भी याद रखना है, क्या होता है, तो थायमिन होता है। विटामिन B2 क्या होता है, तो राइबोफ्लोविन होता है। नेक्स्ट है विटामिन B3 को क्या कहते हैं, तो नियासिन। विटामिन B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल B5। विटामिन B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन। ठीक है, और B7 को क्या कहते हैं, तो बायोटीन कहते हैं। और विटामिन B12 को क्या कहते हैं, तो साइनोकोबालामिन। तो आपको विटामिन ए का याद रखना है, B1 का याद रखना है, B12 का भी याद रखना है। उसके बाद विटामिन सी का इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। विटामिन सी का क्या होता है, तो अस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी को क्या कहते हैं, तो विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए को क्या कहते हैं, तो टोकोफेरॉल कहते हैं। ये सभी आपको याद रखने हैं। और विटामिन के का भी याद रखिएगा, फिलोक्विनोन होता है। फिलोक्विनोन जो होता है विटामिन के का होता है, रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है,
आइए आगे देखेंगे हम। अभी आप देखने वाले हैं कि जो हमने भी विटामिन पढ़े उसके रासायनिक नाम तो आपको याद हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि उस अगर विटामिन की कमी हो रही है तो शरीर में कौन सा रोग हो जाता है। देखेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर किसी के अंदर विटामिन ए की कमी है तो उसे रतौंधी रोग हो जाता है, जो कि आँख से संबंधित है। विटामिन B1 की कमी जो होती है उससे क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। B12 जो होता है उससे क्या, सॉरी B2 से क्या हो जाता है, विटामिन B2 की अगर किसी व्यक्ति में कमी है तो उसको किलोसिस या त्वचा का फटना जो है विटामिन B2 का लक्षण है। और विटामिन B3 से क्या होता है, तो मंदबुद्धि और बालों का सफ़ेद होना, जो बाल सफ़ेद होते हैं विटामिन B3 के कारण होते हैं। और विटामिन B5 से क्या होता है, तो पेलाग्रा रोग होता है, जो कि त्वचा पे दाद बन जाता है। विटामिन B6 से क्या होता है, तो एनीमिया और या चर्म रोग हो जाता है B6 की कमी से। विटामिन B7 की कमी से क्या होता है, तो लकवा और शरीर में दर्द हो जाता है। विटामिन B12 रक्त छीड़ता और पांडु रोग के लिए जो है B12 जिम्मेदार है। विटामिन B की अगर कमी है तो क्या होता है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना होता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ये दोनों क्या होते हैं, हड्डी से संबंधित है, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ हो जाती हैं। ऑस्टियोमलेशिया रोग बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन A की कमी से क्या होता है, तो नपुंसकता आती है या बांध्यता या बाझपन होता है। और विटामिन K की कमी से क्या होता है, तो रक्त का थक्का न बनना विटामिन K के लक्षण होते हैं। तो ये सारे जो विटामिन के रासायनिक नाम हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट लक्षण हैं कि अगर किसी व्यक्ति को B12 की कमी हुई तो क्या होगा, विटामिन C की कमी हो गई तो क्या होगा, तो ये रोगों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। अगले पॉइंट पर आएंगे। अब हम यहाँ देखने वाले हैं भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। देखिए, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं या मिडुअल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मिडुअल हिस्ट्री तक में आपको ने देखा होगा कि यहाँ बहुत सारे विदेशी यात्री आए जो कि यहाँ पर रह के जो है ज्ञान भी प्राप्त किए, मतलब अपनी स्टडी भी की और यहाँ भारत के में जो भी चीज़ें होती रहीं उस पर उन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं और किसी न किसी राजा के या किसी न किसी शासक के शासनकाल में आए थे। तो वही प्रश्न पूछा जाता है कि जो यात्री हमारे भारत आए तो वो किस अवधि के दौरान आए, किसका शासन काल चल रहा था वो आए, और वो यात्री आया कहाँ से है, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखेंगे, सबसे पहले मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था 305 ईसा पूर्व में। और मेगास्थनीज कहाँ का शासक था, कहाँ का यात्री था, कहाँ से आया था, मतलब तो यूनानी यात्री था मेगास्थनीज। डायमेकस सीरिया से आया था। ये भी पूछा था, डायमेकस जो है बिंदुसार के शासनकाल में आया था, वो कहाँ का यात्री था, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आपको याद रखना है कि वो सीरिया का था। कब आया था, तो 298 ईसा पूर्व में। फाहियान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वेनसोंग दोनों पे स्टार बना रही हूँ, इसको ना भूलिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। फाहियान जो है चीनी यात्री था, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है समय में आया था, द्वितीय के समय में आया और 399 ईस्वी में आया। और हर्षवर्धन के समय में कौन आया, तो वेनसोंग आया था। ठीक है, याद रखेंगे, ये दोनों चीनी यात्री थे। मार्को पोलो जो है इटली से आए थे और ये जो है कायाल यानी पांड्य के जो है शासनकाल में आए। इब्न बतूता कहाँ का था, मोरक्को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इब्न बतूता याद रखना है। फाहियान को याद रखना है चीन में, और जो है वेनसांग को याद रखना है चीनी यात्री। ठीक है, जो सीयूकी और जो लिखी गई है पुस्तक वो किसके द्वारा लिखी गई है ज़रा बताइएगा, कल मैंने आपको बताया था। तो इब्न बतूता कहाँ का था, तो मोरक्को का यात्री था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। और निकोलो कोंटी इटली से आया था, ये देव राय प्रथम के शासनकाल में आया था। तो ये जो मैंने स्टार बनाए हैं 3, इसको तो मत ही भूलिएगा, बाकी याद कर लीजिएगा। मेगास्थनीज को भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए देखेंगे, आप लोग दिवस के लिए भी पूछ रहे थे, तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट दिवस रखे हैं। मैंने इसके पहले जब जनरल अवेयरनेस की सिंगल क्लासेस ली होंगी तो उसमें ये चीज़ बताई थी। आइए फिर से यहाँ रिवीजन करते हैं हम जल्दी से। महत्वपूर्ण दिवस को देखेंगे। दिवस तो देखिए हर दिन बन रहे हैं, और सबसे पहले आपको ये पता चाहिए दिवस आखिर बनाते क्यों हैं। देखिए, अब नए नए जो दिवस आपको रोज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कोई नया चीज़ हुआ, जैसे आप बताएंगे भाला फेंक दिवस
कब मनाया जाता है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन नहीं है वो चीज़ जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। ठीक है, जब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक जीता, उसी समय गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए, तब एक नया दिवस बना गया, कौन सा? भाला फेंक दिवस के रूप में। ऐसा मनाया इसलिए जाता है क्योंकि उसके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े। अब योगा दिवस अभी था कल 21 को, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसके प्रति लोगों की जागरूकता हो और वो उसमें अभियान में हिस्सा लें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और ताकि उसमें लोगों का जो है उनसे उनको भी लाभ हो और कंट्री को भी लाभ हो। इस वजह से भी चीज़ें मनाई जाती हैं। और जैसे कैंसर दिवस है, कैंसर दिवस क्यों? क्योंकि लोग उसके प्रति जागरूक हों और उसको छिपाएं नहीं, बल्कि एक दूसरे से डिस्कशन करें और उसको दूर भगाएं। ठीक है, तो यही सब रीज़न होता है दिवस मनाने का, इसलिए नए नए दिवस आते रहते हैं। तो करंट अफेयर के सेगमेंट में जो है, जो लेटेस्ट होते हैं वो पूछे जाते हैं, लेकिन जो पुराने स्टैटिक हैं वो भी पूछे जाते हैं। स्टैटिक वाले पोर्शन को भी मैं यहाँ कवर करा रही हूँ, उतना पढ़ लीजिएगा। वैसे आपको ये दिवस बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, इसको पढ़िए। जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाएंगे? 12 जनवरी को। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो 30 जनवरी को। एक बात और, जो नए करंट अफेयर के दिवस होते हैं, जैसे अभी कल आपका बीता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अभी 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस, तो ये सब जो दिवस होते हैं उसकी थीम बनाई जाती है, प्रत्येक वर्ष बनाई जाती है। तो ये जो पॉपुलर डेज हैं उनकी थीम्स पूछे जाते हैं, लेकिन आपको उसमें थीम नहीं आएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो अभी कुछ दिन बाद है। लेकिन अब आने वाले टाइम में जैसे आप इलाहाबाद का एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब हाई कोर्ट का, तो वहाँ पूछा जा सकता है, क्योंकि वो पेपर तो अभी होना नहीं है, जब होगा तब तक तो वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन सब पर केयर किया करिए, जब न्यूज़पेपर पढ़ें तो सबको मार्क करके एक जगह लिख लिया करिए। आगे देखते हैं। युवा दिवस हमने पढ़ा 12 अगस्त को। शहीद दिवस जो है 30 जनवरी। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मजदूर दिवस और मई दिवस भी किसको कहते हैं? तो 1 मई को कहते हैं, 1 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर। सद्भावना दिवस 20 अगस्त। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाते हैं। 5 सितंबर को क्या मनाएंगे? शिक्षक दिवस। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर। किसान दिवस जो है कब मनाते हैं? तो 23 दिसंबर। देखिए 1 मई को जो है मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, कभी कभी वहाँ किसान दिवस भी देता है, तो उसको कन्फ्यूज़न में न रहेंगे। किसान दिवस जब देगा तो 23 दिसंबर होगा। बाल दिवस कब मनाएंगे? तो 14 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, और भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं हमारे, जैसे विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 25 नवंबर। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। वैलेंटाइन डेज कब मनाते हैं? तो 14 फरवरी। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त। देखिए ये जो वैलेंटाइन डेज है, इसको गलत वे में लेके लोग याद करते हैं। इसका मतलब केवल क्या होता है, कपल्स से नहीं होता, इसमें होता है कि एक दूसरे के प्रति जो है प्यार की भावना रखना, माता पिता के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, सब कुछ। इस वजह से इसको मनाया जाता है कि लोगों में सहयोग और प्यार बना रहे। ठीक, आगे देखेंगे। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाएंगे? तो 14 दिसंबर। झंडा दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। आगे देखेंगे विश्व पशु दिवस कब मनाते हैं? तो 4 अक्टूबर को मनाते हैं। डाक दिवस कब मनाएंगे? 9 अक्टूबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 12 नवंबर। जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। आतंक विरोधी दिवस जो है 21 मई। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। उत्पादकता दिवस जो है 12 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी दिवस अभी आपको कराए हैं उन सबको एक बार पढ़िएगा।
एक बार से ये याद नहीं होगा सुनने से, 1 से 2 बार इसको सुनिए। कुछ काम जैसे कर रहे हैं तो इंक्रीज़ कर दीजिए वीडियो, उसको सुनिए या खुद से इसको बोल बोल के पढ़िए PDF से, तो याद हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख लोक नृत्य और राज्य। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि लोक नृत्य देगा, पूछेगा बताइए कि भारत के किस राज्य में ये लोक नृत्य होता है या मनाया जाता है। ठीक है, मनाए जाने का मतलब ये है कि कुछ लोक नृत्य ऐसे होते हैं किसी न किसी उत्सव पे मनाए जाते हैं। जैसे देखेंगे बिहू, बिछुआ और सतरिया, ये कहाँ किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो याद रखेंगे असम के। बिहू, बिछुआ और सतरिया। देखिए बिहू बिछुआ एक जैसा लग रहा है तो दोनों को याद रखेंगे, असम के हैं। नेक्स्ट है आपका बाउल और जात्रा, कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का है। सरहुल, कर्मा, जट जाटिन, कहाँ का है ये, तो झारखंड का। सरहुल कई बार पूछा गया है, बिहू कई बार रिपीटेड प्रश्न है, सतरिया भी पूछा गया है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, याद करेंगे आप लोग। देखेंगे अगला छाऊ, दलचाई और माया शवरी, ये कहाँ के हैं लोक नृत्य, किस राज्य के, तो उड़ीसा के हैं। रासलीला, नौटंकी और कजरी कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका छपेली चांचरी, कहाँ का है, उत्तराखंड का। भांगड़ा, गिद्धा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, पंजाब और हरियाणा के हैं ये लोक नृत्य। घूमर, कठपुतली डांस और पनिहारी, ये कहाँ के हैं, तो राजस्थान के हैं। घूमर पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। और कठपुतली, गरबा जरूर याद रखिएगा, गरबा, डांडिया और रास, ये सब गुजरात के हैं। लावनी, तमाशा, दही हंडी, ये सब कहाँ के हैं, तो महाराष्ट्र के हैं। दही हंडी तो आप भूलेंगे नहीं, देखते होंगे आप लोग, जब गणपति जी को रखते हैं तो ये उत्सव अक्सर मनाया जाता है। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम और थुलाल या पदायुनी, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो ये सब हमारे केरल के हैं। यक्षगान और करगा कहाँ का है लोक नृत्य, तो कर्नाटक का। डंडा या रहस और नाच और सुआ कहाँ के हैं, तो छत्तीसगढ़ के। मुखौटा, युद्ध नृत्य, ये सब कहाँ का है, तो AP यानी अरुणाचल प्रदेश। छऊ और मगही कहाँ के हैं, तो बिहार के हैं। और करगम और कबलतम, ये कहाँ का है, तो तमिलनाडु के हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थे, जो रिपीटेड थे, मैंने जो इम्पोर्टेंट बोला होगा उसको ज़रूर से अच्छे से याद करिएगा। आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश एवं शासन। देखिए जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं और जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो दिल्ली सल्तनत और जो मुग़ल वंश शुरू होता है उसके जो शासन काल का क्रम रहा है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको याद क्या करना है वो मैं जो बता रही हूँ उसको अच्छे से सुनिए और याद करिएगा। जैसे जब दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हुआ तो सबसे पहला वंश कौन सा आया था, तो गुलाम वंश आया। और जितने भी वंश आए हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, तो आपको क्या करना है, पहले एक सीक्वेंस में इसको याद रखना है कि पहले कौन कौन से हमारे जो है वंश आते गए और जो वंश शुरू हुआ उसके संस्थापक का नाम। इतना आपको अभी के लिए एग्ज़ाम के लिए इतना याद होना ही चाहिए। और बाकी अलग जो एग्ज़ाम आपके होंगे आने वाले टाइम में तो उसके लिए तो और भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इतना कम से कम आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो शासक के नाम आप पढ़ेंगे ये ना आपको भले ही याद रहे, जैसे आपको इल्तुतमिश आपने पढ़ा आराम से आप पढ़ा, तो लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये गुलाम वंश के ही शासक हैं। इस तरीके से भी प्रश्न आपको वनडे एग्जाम में देखने को मिलता है। अब आप समझ चुके होंगे दिल्ली सल्तनत के वंश को हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के शासक को पढ़ेंगे कि कब से शुरू हुआ था। तो जो पहला शुरू होगा शासन उनका, उसके संस्थापक और उनका शासनकाल कब शुरू हुआ, और जो वंश शुरू हुआ है उसके पहले संस्थापक और आखिरी संस्थापक और आखिरी सन, ये याद रखना है। चलिए अब हम इसको बता रहे हैं, अब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे देखेंगे दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला कौन सा वंश था, तो गुलाम वंश था, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक पूछा जाएगा तो क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को और क्या कहते थे, तो लाख बख्श के नाम से भी जानते थे। मैंने इसके बारे में भी आपको पढ़ाया था पहले। और ये याद रखना है कि 1206 से लेके 1910 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। तो आपको इससे ये जानकारी हो गई कि जो दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हुआ, गुलाम वंश का प्रारंभ हुआ, वो 1206 से था। यही चीज़ मैंने कहा था याद रखने को। आगे देखेंगे उसके बाद आराम शाह है, फिर इल्तुतमिश है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये संस्थापक दोनों में क्यों लिखा है, इससे कन्फ्यूज़न में ना रहे। जो लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे उनको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने को वहाँ का शासक नहीं माना, कभी वो गद्दी पर नहीं बैठा था। लेकिन बाद में जो है इल्तुतमिश बैठता है वहाँ पर, उसका ये इल्तुतमिश कौन रहता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है, ठीक है। आगे देखेंगे इसके बाद इसमें कौन कौन से शासक हैं, तो देख सकते हैं रुकनुद्दीन फिरोज हैं, रजिया सुल्तान है,
ठीक है। और जैसे कि रज़िया सुल्तान इम्पॉर्टेंट होंगी आपके लिए, इनका नाम याद रखेंगे क्योंकि यही मात्र एक मुस्लिम शासिका थी, ठीक है, जो कि मर्दों की तरीके से जो है पूरा शासन चलाती थी, उन्हीं की तरह से बैठती थी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है आपको। और बाकी इसमें जो भी नाम है जैसे मुइजुद्दीन बहराम शाह और अलाउद्दीन मशहूम शाह, तो इन लोगों का नाम आपको याद रहे ना रहे, पहला याद रखिएगा और ये ज़रूर याद रखिएगा लास्ट में। जैसे कैकुबाद एवं समुद्दीन क्यूमर्स जो है गुलाम वंश के आखिरी शासक थे, ये याद रखना है। कब समाप्त हुआ गुलाम वंश, देख रहे हैं 1290 पर, तो ये याद रखना है। तो शुरुआत संस्थापक कौन रहे, आखिरी में कौन शासक रहा, और पहला गुलाम वंश शुरू हुआ। गुलाम वंश के बाद क्या आया, तो खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो जलालुद्दीन खिलजी थे इसके संस्थापक। तो जहाँ से गुलाम वंश खत्म हुआ वहीं से इनकी शुरुआत हुई, जैसे 1290 से लेके 1296 तक इनका चला था शासनकाल। और इसी में और सबसे आखिरी देखा जाए खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो नसरुद्दीन जो है खुसर बह शाह थे, जो कि 1320 तक थे शासक। और गुलाम वंश पहले आया, फिर खिलजी वंश आया, उसके बाद क्या आया, तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, तो तुगलक वंश के संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। कब था इनका शासनकाल, तो 1320 से 1325 तक इनका शासनकाल चला था। देख रहे हैं आप, जैसे ही खिलजी वंश समाप्त हुआ वहीं से तुगलक वंश की शुरुआत हुई, यही सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि नसरुद्दीन महमूद जो है तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। 1994 से 1412 तक इनका शासनकाल चला था। और पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, ठीक है। खिलजी वंश के बाद हमने देखा तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद क्या आया, सैयद वंश। सैयद वंश के जो संस्थापक हैं वो खिज्र खां हैं, 1414 से 1421। और सैयद वंश के आखिरी कौन थे संस्थापक, या सॉरी अगले शासक, मतलब लास्ट शासक कौन रहा, तो अलाउद्दीन आलम शाह थे, जो कि 1445 से 1450 तक रहे। फिर उसके बाद लोधी वंश आया। लोधी वंश के संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोधी हैं। और अंतिम कौन थे, तो इब्राहिम लोधी हैं, ठीक है। तो आपने ये जो क्रम याद रखा उसको याद रखना है। जैसे आपको ऐसे याद रखेंगे, पहले क्या आया था, गुलाम वंश आया, ठीक है। गुलाम वंश के बाद क्या आया था, गुलाम वंश के बाद था खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश के बाद क्या आया था, तुगलक वंश आया, ठीक है। गुलाम वंश पढ़ा आपने, खिलजी वंश, तुगलक वंश पढ़ा। उसके बाद आपने पढ़ा वन सेकेंड, हाँ, तुगलक वंश हो गया, फिर उसके बाद सैयद वंश आया, फिर ये लोधी वंश। तो ये क्रम याद रखिएगा, सभी का नाम याद रखिएगा कि किस क्रम में सभी लोग आए थे, इसको याद रखना है आपको। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं कि जब मुग़ल शासक शुरू हुआ, देख सकते हैं आप इब्राहिम लोधी का शासनकाल कब तक था, तो इब्राहिम लोधी जो है 1517 से 1526 तक थे। तो 1526 से ही आपका क्या शुरू हो जाता है, गुलाम वंश, सॉरी मुग़ल का शासन शुरू हो जाता है। तो मुग़ल शासन में सबसे पहले शासक का नाम क्या था, तो बाबर था। तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, देखते चलिएगा। जैसे बाबर सबसे पहले आए थे किसमें, तो मुग़ल शासक पहले थे बाबर। तो बाबर का देखेंगे 1526 से 1530 तक शासनकाल चला था। तो बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। यहाँ तक कि आपको डेट भी याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है इनके लिए। सन, जिसका सन नहीं इंपॉर्टेंट था, मैंने आपसे बता दिया कि वो नहीं याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि बाबर का शासनकाल 1526 से 1530, हुमायूं का 1530 से 1556, और अकबर का जो है 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, और शाहजहां 1627 से 1657, और औरंगजेब जो है 1658 से 1707। इनका ये क्रम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। फिर इसके बाद ये आपको नहीं याद है तो चलेगा, लेकिन लास्ट का ज़रूर याद रखेंगे कि जो मुग़ल शासन था उनके जो सबसे आखिरी कौन थे, तो बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं इनको। तो आखिरी शासक जो है मुग़ल काल के थे। और कब तक चला था, तो 1857 तक चला था। आपने सुना होगा ना 1857 का जब विद्रोह हुआ, फिर उसके बाद से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मिडवल में बात करें तो मेन रूप से अगर किसी को पूरा कॉन्सेप्ट याद हो जाता है, दिल्ली सल्तनत, पूरे वंश, उनके पूरे जो इतने भी शासक हुए उनके विषय में, उसके बाद आपके जो है मुग़ल साम्राज्य, तो एक तरीके से उसकी मिडवल हिस्ट्री अच्छे से तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे मॉडर्न की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो इस वीडियो में जितनी चीज़ें हमने दी हैं, जो इम्पोर्टेंट रहा आपको बताया भी है कि जो है मेंशन है, इसमें से आपको याद क्या रखना है।
तो उसे ज़रूर याद रखें। रिवीज़न करिए बेहतर ढंग से। नई चीज़ पढ़ने में तो अच्छा लगता है, रिवीज़न ज़रूरी है। जितना रिवीज़न करेंगे उतनी चीज़ें याद रहेंगी। तो उस PDF को सेंड कर दिया जाएगा आपको टेलीग्राम पर। आप इतनी चीज़ें पढ़ें और जो भी चीज़ें प्लेलिस्ट में हैं चाहें तो वहाँ से भी चीज़ों को रिवीज़न करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ हम फिर जल्द मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें अपना। जय हिंद।